हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एपिसोड नंबर 24, जिसमें पूरे इंडिया की जो मेन रियल एस्टेट की हैपनिंग्स हुई हैं, जो अपडेट्स हैं, उसकी हम आपको जानकारी देंगे। कुछ लोग इसको शेयर मार्केट से कंपेयर करें कि शेयर मार्केट नहीं है, करने तो जिसको जो कंपेयर कर रहा है, आपके काम की चीज़ इसमें आपको पता है मिलती है, आपको सारी अपडेट पता लग जाती है। तो मैं आज आपको क्या क्या जानकारी देने वाला हूँ उसका एक ब्रीफ बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में बताऊँगा जो आपके फेवर में है, DLF की कुछ अपडेट दूंगा, उसके अलावा दिल्ली और जो नोएडा में जेयर एयरपोर्ट बन रहा है उसको कनेक्ट करने को लेकर क्या प्लानिंग है उसके बारे में बताऊंगा। नोएडा के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनके रजिस्ट्री का रास्ता जो है खुल गया है। इसके अलावा बहुत सारी अपडेट है, तो बिना किसी देरी के आज का हम अपना रियल एस्टेट का अपडेट शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो मैं आपको बताऊँगा, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो आपके फेवर में आया है, बहुत काम का है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल अभी तक क्या होता था, बिल्डर जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करता था तो उससे बचने के लिए उसको पेमेंट वापस ना करनी पड़े, रिफंड ना वापस करना पड़े, वो बैंक्रप्सी में चला जाता था, इंसॉल्वेंसी में चला जाता था। इंसॉल्वेंसी में जाके फिर उसकी प्रोसेस होती थी, प्रॉपर्टी बिकती थी या मॉर्गेज होती थी, तो वो लंबा प्रोसेस था, उसमें चलता था, उसमें आपको भी बहुत दिन वेट करना पड़ता था। प्रॉपर्टी बिकती थी, पता नहीं इसमें रिफंड मिलेगा या कोई और उसको बाय करेगा या उसको कंप्लीट करेगा या उसको स्वामी फंड मिलेगा, उससे वो कंप्लीट होगी। तो एक ऐसी एक लेंदी प्रोसेस थी और बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको पता है इस तरह के स्टक है पूरे NCR में तो खासतौर पे नोएडा में इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है। तो एक ऐसा ही बिल्डर था, उसने भी कुछ इस तरह की बदमाशी करी, उसने भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। तो जो उसके बायर थे वो चले गए नेशनल कंज्यूमर फोरम में। नेशनल कंज्यूमर फोरम ने ये ऑर्डर दिया बिल्डर को, या तो आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दो या इनके पैसे वापस कर दो। बिल्डर दोनों का इच्छुक नहीं था, तो बिल्डर क्या हुआ, इससे बचने के लिए बिल्डर चला गया इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद बायर फिर से कंज्यूमर फोरम में गए कि हमारे पैसे वापस नहीं हुए, हमें तो बिल्डर ने पैसे वापस नहीं करे। तो कंज्यूमर फोरम की तरफ से, नेशनल रिड्रेसल कंज्यूमर फोरम है, उनकी तरफ से कहा गया कि अब बिल्डर इंसॉल्वेंसी में चला गया है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना हम आपको रिफंड वापस दिला सकते, ना हम बिल्डर को ये बोल सकते कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। बायर असमंजस में थे, लेकिन बायर्स जो थे समझदार थे, उन्होंने हार नहीं मानी, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लॉयर मिल गए और उन लॉयर्स ने उनके केस की पैरवी की, उनका केस को लड़ा और उस केस में क्या नतीजा आया वो मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बिल्डर अगर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है, IBC में चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकता है। मतलब ये फेवर में बात कही गई है बायर्स के, बिल्डर को या तो प्रोजेक्ट वर्क करना होगा कंप्लीट या बिल्डर को पैसे वापस करने पड़ेंगे। इस डिसीजन को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरे पास लिंक है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। शेयर करने के लिए आपको हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम की कम्युनिटी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। उसमें बहुत काम की चीज़ें हम डालते हैं, बहुत लिमिटेड चीज़ें डालते हैं, हमारे वीडियोज़ भी डालते हैं और कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी डालते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, टेलीग्राम ग्रुप है या कम्युनिटी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पहली अपडेट कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को यहीं रुक के सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम इस तरह की अपडेट आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम अगली अपडेट की। अगली अपडेट है दिल्ली एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट को लेकर। दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट को एक साथ कनेक्ट करने की बहुत सी प्लानिंग चल रही है। कई बार इस तरह की नई स्कीम्स आई हैं, कभी दिल्ली गवर्नमेंट की, कभी यूपी गवर्नमेंट की, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन पर बात की जा रही है, उन पर काम किया जा रहा है, कई बार डिस्कशन हो चुका है, लेकिन फाइनल कुछ नहीं है। अब यूपी गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपए पास कर दिए हैं यूपी के एयरपोर्ट को, यानी जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली के एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए। इसके लिए RRTS को जोड़ा जाएगा, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली से मेरठ तक के लिए बन रही है। इससे इसको कनेक्ट किया जाएगा दोनों को, और इसके लिए एक एजेंसी को हायर भी कर लिया गया है, उसको DPR बनाने के लिए भी कहा गया है। इसमें एक और बड़ी अपडेट ये है कि ये जो RRTS दिल्ली से मेरठ तक जा रही है, वाया गाजियाबाद होकर जा रही है, तो गाजियाबाद से एक स्पर और बनेगा, यानी एक लाइन और निकलेगी जो दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट को जो लाइन जोड़ेगी वो उससे कनेक्ट हो जाएगी। यानी मेरठ से RRTS से आप बैठ के चलते हैं तो आप जेवर एयरपोर्ट भी जा सकेंगे उसी RRTS ट्रेन में, और आप पहुंच सकेंगे जल्दी से दिल्ली एयरपोर्ट भी, और गाजियाबाद वाले भी, और आपके नोएडा वाले भी और दिल्ली वाले भी, सबके लिए बड़ी अच्छी ये सुविधा हो जाएगी। और अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो ये बहुत ही अच्छा फैसला होगा और बहुत ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर मुझे लगता है बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मुंबई की एक लिस्ट जारी हुई है टॉप 10 बिल्डर्स की। ये जो नंबरिंग की गई है, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, ये इस बेस पे की गई है कि किस बिल्डर ने कितने सेल किए। इसमें पहले नंबर पे लोधा है, दूसरे नंबर पे इस पे एक और डेवलपर शायद ओबरॉय है, और तीसरे नंबर पे हीरा नंदानी है।
तो आपकी स्क्रीन पे ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं टॉप 10 जो बिल्डर है, इसमें गोदरेज का नाम भी है और भी 1-2 बिल्डर्स है उनका नाम भी है। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट है गुड़गांव से। गुड़गांव में फिर 100 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। आपको लग रहा होगा कि हर बार कुछ ना कुछ मैं लेके आ जाता हूँ, ये कैमिलिया बिका 100 करोड़ का, ये बिका। इस बार रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं, इस बार कमर्शियल प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय की गई है ईज़ माई ट्रिप, ट्रैवल टूरिज्म का एक प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा कहीं टिकट बुक करते हैं, आपको दिखता होगा मेक माई ट्रिप, ईज़ माई ट्रिप। तो ईज़ माई ट्रिप के को फाउंडर है बित्ती इनका नाम है, मिस्टर बित्ती हैं ये। इन्होंने 100 करोड़ रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय की है गुड़गांव में। इससे पहले मेक माई ट्रिप के जो फाउंडर हैं दीप मल्होत्रा मिस्टर, उन्होंने अपनी कंपनी के ही CEO को अपना मैग्नोलिया का अपार्टमेंट बेचा था। ये 33 करोड़ रुपीज़ का था। एक ये बड़ी अपडेट थी, मुझे लगा ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को लेके बहुत तरह की परसेप्शंस है और ये सही भी है। ओवर सप्लाई है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, जो चलती है वो चलती है, जो नहीं चलती है वो बिल्कुल नहीं चलती है। रिस्की गेम है, बट एक ट्रांजैक्शन बड़ी हुई है, मुझे लगा आपके साथ इसको ज़रूर शेयर किया जाए। यहाँ मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि गुड़गांव सबको पता है बहुत महंगा हो गया है। इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। बिल्डर्स को भी पता लग गया है कि हम 3 करोड़ का 4 करोड़ का जो भी अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं, बड़े साइज़ लेके आ रहे हैं, आराम से सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो हमें छोटे साइज़ लाने की क्या ज़रूरत है। तो लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं ऐसे जो 50 लाख से 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक के टिकट साइज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनके लिए शहर मैटर नहीं करता, उनके लिए अपॉर्चुनिटी मैटर करती है। जहाँ पर एप्रिसिएशन अच्छा हो, जहाँ पर रेंटल ईट अच्छी हो। तो हमारे पास आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ पुणे में अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ कोलकाता में अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितनी की इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम टिकट साइज़ 50 लाख रुपए है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप कोलकाता के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है आपको, इस पर व्हाट्सएप कोलकाता कर दीजिए लिख के। अगर आप पुणे के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, तो आप व्हाट्सएप पे पुणे कर दीजिए हमें। जो नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, उस पर पुणे लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम डिटेल आपको शेयर कर लेंगे और बता भी देंगे आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। अब हम अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ लेते हैं। हर जगह नए लॉन्चेस हो रहे हैं, नए नए बिल्डर आ रहे हैं, नए नए डेटा सामने आ रहे हैं। मैंने भी कई डेटाज आपके साथ शेयर किए हैं, कई रिपोर्ट्स बताई हैं। 71% जो वेल्दी इंडियंस है, रिच इंडियंस है, वो लग्जरी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं। और उससे पहले भी बहुत डेटा आया है कि 30% प्रॉपर्टी ग्रो कर गई। लेकिन एक चीज़ है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है, मुझे लगता है मुझे आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर एग्री लिखिएगा। मुझे लगेगा कि हाँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आप भी सोच रहे हैं। मेरा ये मानना है, मेरी ऑडियंस मेरी जितनी एजुकेटेड है, जितना मैं रियल एस्टेट को समझता हूँ उतना आप समझते हैं। तो मैं जो बात कह रहा था उस पर आ जाता हूँ। जब आप किसी नए प्रोजेक्ट में जाते हैं तो ज़्यादातर बिल्डर जब आपसे UI फॉर्म या जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है आप भरते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप इन्वेस्टर एज एंट्री कर रहे हैं या एंड यूज़र एंट्री कर रहे हैं। मोस्टली बिल्डर ये करवाते हैं। तो बिल्डर्स के पास डेटा है, एजेंसीज जो ये डेटा निकालती हैं, इतने % सेल बढ़ गई है, उनके पास भी डेटा है। बट इस डेटा को कोई आउट नहीं करता, इस डेटा पे कोई बात नहीं करता कि किसी प्रोजेक्ट में कितने इन्वेस्टर जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर जो है वो लौट आया रियल एस्टेट में। पहले एंड यूज़र काफ़ी प्रॉपर्टी बाय कर रहे थे, बट 1 दशक तक इन्वेस्टर थोड़ा दूर रहा, लेकिन 1 दशक के बाद पिछले 2-3 सालों से इन्वेस्टर रियल एस्टेट में लौट आया है। लेकिन ये इन्वेस्टर कितनी मात्रा में किस प्रोजेक्ट में जा रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए 40-50% 60% इन्वेस्टर ऐसे चले गए जो शॉर्ट टाइम के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर अपनी प्रॉपर्टी को फ्लिप करना चाहते हैं, उससे एग्जिट लेना चाहते हैं। तो प्रोजेक्ट के लिए भी ठीक नहीं है और वो जो एंड यूज़र उसमें जा रहा है उसके लिए भी ठीक नहीं है। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में जाएँ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, वहाँ एंड यूज़र कितने जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टर कितने जा रहे हैं। खास तौर पे एंड यूज़र इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर इन्वेस्टर एग्जिट मारने लगा तो दिक्कत हो सकती है, प्रोजेक्ट के लिए भी दिक्कत हो सकती है। प्रोजेक्ट पूरा कैसे होगा, उसको तो एग्जिट करना है, वो तो डिस्ट्रेस डील देके भी निकल जाएगा। तो सोच समझ के नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नए बिल्डर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन सोच समझ के डिसीजन लें। और डिसीजन लेने में किसी तरह की दिक्कत आए, कंसल्टेंसी आप हमसे ले सकते हैं। हम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं DLF की। सबसे वैल्यूड कंपनी है रियल एस्टेट की, इंडिया की, और इनका 3rd क्वार्टर का डेटा है, रिजल्ट आया। 3rd क्वार्टर में इन्होंने करीब 9,000 करोड़ रुपए की सेल की है और 628 करोड़ रुपए की इनका प्रॉफिट हुआ है। ये 9,000 करोड़ की सेल्स इन्होंने 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, उसके बारे में इन्होंने बताया कौन कौन से प्रोजेक्ट से इनको ये सेल हुई है। एक साउथ पुराना 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इनका सोल्ड आउट है। उसके बाद 67 सेक्टर में इनके SCOs आए थे, वो इनका पूरा सोल्ड आउट है। एक इनका प्रोजेक्ट आया था पंचकुला में, लो राइज फ्लोर थे, वो भी इनका सोल्ड हो रहा है या सोल्ड आउट है। उससे इनको 9,000 करोड़ रुपए की सेल हुई है। जब DLF की बात हो रही है तो फिर कुछ और अपडेट भी आपको मैं DLF के दे देता हूँ। DLF ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ज़मीन खरीद ली है, 29 एकड़ ज़मीन खरीदी है। ये डील करीब 829 करोड़ रुपए की हुई है।
एक बिल्डर था, डिस्ट्रेस में बिल्डर चल रहा था, उस पे लोन्स थे, उसके लैंड पे लोन थे, तो ये लोन सेटल कर रहे हैं और जो बिल्डर को जो देना होगा कुछ इस तरह की देनदारियाँ हैं। आप डिटेल में जानना चाहते हैं, वही मैं कह रहा था, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसकी जो डिटेल है मैं उसमें डाल दूँगा, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो बड़ी एक डील है, फ्यूचर में एक रास्ता और खुल गया कि फ्यूचर में जिस तरह आर्बर आया था डीलफ का प्रोजेक्ट, आपको एक और प्रोजेक्ट 28-29 एकड़ में और देखने को मिलेगा एक्सटेंशन रोड पे। गुड़गांव में ना एक ब्रोकर्स के बीच में, कंसल्टेंट के बीच में एक बड़ी आम बात है चलन की, और बायर्स भी बहुत सारे बोलते हैं डीलफ के पास तो बहुत ज़मीन है, उसको खरीदने की ज़मीन नहीं है, सबसे बड़ा लैंड बैंक है। ज़मीन खरीदने की सबको ज़रूरत है, इतना डीलफ के पास इतनी लिक्विडिटी आ गई, फंड्स आ गए, वो कहाँ लगाएंगे? लैंड बाय कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको फ्यूचर में द्वारका एक्सप्रेस और आसपास भी डीलफ लैंड बाय करता हुआ दिखे। मैंने आज से 2-3 एपिसोड पहले ही आपको बता दिया था कि डीलफ लैंड खरीदने की तैयारी कर रहा है, तो रिजल्ट आपके सामने है। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हम पहले दे देते हैं, तो इस तरह की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें आपको अपडेट रहना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। अपडेट अभी बहुत सारी हैं, आपको बने रहना है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा गवर्नमेंट की। हरियाणा गवर्नमेंट की मैं आपको बात बता देता हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी वन टाइम सेटलमेंट, इसमें जो बिल्डर्स अपने ड्यू क्लियर नहीं करते ईडीसी वगैरह, उसके लिए स्कीम निकाली हुई है। उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है कि जिन भी बिल्डर्स ने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं करे तो कर सकते हैं। अब बात नोएडा की कर लेते हैं। नोएडा में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, आपको पता है, जो स्टक थे, धीरे धीरे वो बन रहे हैं, और जो बन चुके हैं उनके ड्यूज़ क्लियर नहीं है तो उन पर रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई है। तो 7 ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपने कुछ ड्यूज़ क्लियर कर दिए हैं, उसका कंसेंट दे दिया है क्लियर करने का कि हम ये ड्यूज़ क्लियर कर देंगे, 25% अभी पे कर देंगे। और अमिताभ कांत कमेटी जो स्टक प्रोजेक्ट है उनको कैसे शुरू किया जाए फिर से, उसको लेकर बनी थी। तो उसमें अमिताभ कांत कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी, उसकी जो रिकमेंडेशन थी, उसको मानने के लिए वो बिल्डर्स तैयार हो गए। ऐसे 7 बिल्डर्स हैं जो अपना ये पेमेंट करने के लिए, सेटल करने के लिए तैयार है। लिस्ट आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। ये बिल्डर्स है, इनके ये प्रोजेक्ट है, आप इनका नाम भी पढ़ सकते हैं। इनकी रजिस्ट्री जल्द शुरू हो जाएगी। करीब 1084 ऐसे अपार्टमेंट हैं जिनकी रजिस्ट्री जल्द शुरू हो जाएगी। तो जो 1000 लोग में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके लिए खुशी की बात है, आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। जब नोएडा की बात हो रही है तो एक चीज़ और बता देता हूँ। नोएडा में जैसा कि आपको पता है कई अथॉरिटीज़ हैं। ग्रेटर नोएडा की अलग अथॉरिटी है, नोएडा की अलग है, यमुना एक्सप्रेसवे की अलग अथॉरिटी है। तो नोएडा अथॉरिटी बहुत जल्दी 350 के करीब ऐसे रेजिडेंशियल प्लॉट निकालने वाली है। एक्चुअली निकाल भी चुकी है, बस उनकी वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं है। 25 जनवरी को लॉन्च हो चुकी है, लेकिन वेबसाइट पे अभी नहीं है। शायद जब आप वीडियो देख रहे होंगे ये डिटेल आ चुकी होगी, तो आप नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट को एक बार ज़रूर चेक कर लें। ई ऑक्शन से प्लॉट दिए जाएंगे, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। दूसरा कोई आपको ये बताएगा नहीं, आपको जो भी बताएगा वो सब प्राइवेट डेवलपर के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। जो सरकार की तरफ से स्कीम निकलती है वो सिर्फ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम ये कह के अपने आप को थोड़ा प्रो बन सकते हैं कि प्रो पीपल थोड़ा सा हमारा चैनल है। हम लोगों की सोचते हैं, हम कैपिटलिस्ट डिक्लेयर नहीं करते, हम सिर्फ कैपिटलिस्ट है। हम सोचते हैं लोगों का भी भला हो, लोगों की जो अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो हो। वो सिर्फ प्राइवेट डेवलपरों ही भला नहीं करते, वो सरकारी जो एजेंसीज़ हैं जो ये प्लॉट्स निकालते हैं, स्कीम निकालते हैं, उससे भी लोगों का भला होता है, अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसलिए जो हरियाणा सरकार, यूपी सरकार या अयोध्या में या दूसरी जगह जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम लगातार शेयर करते रहते हैं। आप देखेंगे शायद दूसरे चैनलों पे चीज़ें देखने को आपको ना मिले। अब मैं फिर से हरियाणा की बात कर लेता हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसका नाम पहले हुड्डा था। वहाँ पर एक स्कैम पकड़ा गया है रिफंड का। यानी जब आप किसी प्लॉट को बाय करना चाहते हैं तो आपको EMD अमाउंट जमा करना पड़ता है। आपका प्लॉट नहीं निकलता या आप हाईएस्ट बिडिंग नहीं लगाते तो आपका वो रिफंड हो जाता है पैसा। उसको लेकर एक स्कैम निकला है। उस स्कैम को लेकर ED ने, जी हाँ, जो अब तक प्राइवेट डेवलपर्स पे रेड मार रही थी, उसने ED ने रेड मारी है इस स्कैम को लेकर और बहुत सारा कैश मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ प्राइवेट डेवलपर्स नहीं, सरकारी सिस्टम में भी बहुत झूल है और वहाँ भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं STEED+4 को लेकर। STEED+4 को लेकर बहुत, मैं मानता हूँ कि 75% लोग उसका वेट कर रहे हैं कि वो लागू हो जाए। 20% ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि ये लागू ना हो। बट मुझे ऐसा लगता है जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो चल रहा है आजकल, उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे ये STEED+4 अनाउंस होगा। मुझे लगता है विधानसभा के आसपास सरकार इसका फ़ायदा उठाना चाहेगी, लोगों को खुश करना चाहेगी। तो मान के चलिए मई तक शायद ये आपको अनाउंसमेंट ना हो। अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छा है, आपका भी फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है जो लोग ये देख रहे हैं। नहीं होगी तो फिर आप सोचिए कि मई से लेके और अक्टूबर सितंबर के बीच में ये अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि सितंबर में मुझे लगता है फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और अक्टूबर में इलेक्शन होंगे विधानसभा के 2024 में हरियाणा के। तो उस बीच में STEED+4 आ सकता है। हो सकता है मेरी बात 100% सही निकले और हो सकता है ना निकले, ये मेरा अनुमान है। बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपके सामने हो जाएंगी, हम डिस्कस कर लेंगे।
एक और अपडेट है फ्रेंड्स, ये अपडेट है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को लेकर। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का टारगेट दिया था यूपी गवर्नमेंट ने। अथॉरिटी की ऑफिशियल्स का कहना है कि हमने 84% अपना ये टारगेट पूरा कर लिया है। बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारी इंडस्ट्री इस एरिया में आ रही हैं। एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, गाज़ियाबाद में एक डेवलपर है, उसके प्रोजेक्ट को एनजीटी ने रोक दिया क्योंकि उसने जेन्युइन क्लियरेंस के जो नॉर्म्स हैं वो पूरे नहीं किए हैं। और एनजीटी की तरफ से कहा गया है कि जब आप ये नॉर्म्स पूरे कर देंगे तो आप उससे पहले ये काम को शुरू नहीं कर सकते, उसके बाद ही आप काम शुरू कर सकते हैं। एनजीटी की इसी रोक की वजह से गुड़गांव में भी कई प्रोजेक्ट स्टक हैं। खास तौर पे मैं 95 सेक्टर की बात कर रहा हूँ, पास में बर्ड सेंचुरी है। आप में से कितने लोगों को पता है कि एनजीटी के ऑर्डर की वजह से कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टक है, रुके हुए हैं? अगर आपको नाम पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप उन कमेंट में लिखेंगे तो दूसरे लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में नीचे पढ़ लेंगे। मुझे तो पता है, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो नाम आप बताएं, कमेंट में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को पता है वो लिखें, गलत नाम ना लिखें। लोगों को जिन नीचे कमेंट में बाकी लोग हैं वो पढ़ सकते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कितनी एजुकेटेड ऑडियंस हमारे इस चैनल से, आपके इस चैनल से जुड़ी हुई है। तो आज की रियल एस्टेट की अपडेट यही थी। आपको ये अपडेट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले मेरी हर बार की जो रिक्वेस्ट होती है वो रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। मैं फिर मिलूँगा आपको अपने अगले एपिसोड में। हमारा 25वां एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए नमस्कार।